शिल्पा की 5 साल की बेटी नैना थी, जिसे शिल्पा कुछ सालों से सड़क पर पाल रही थी। दरअसल प्यार में धोखा खाकर शिल्पा अपने घर वालों से बेइज्जत कर दी गई थी, जिस कारण उसने नैना को जन्म दिया और एक अकेली माँ होकर उसने झाड़ू पोछे का काम करके उसका पेट पाला। पर एक हादसे में उसके दोनों हाथ बेकार हो गए। इस कारण डॉक्टर ने उसके दोनों हाथों को काट दिया। शिल्पा होश में आई तो उसे अपनी रोती हुई बेटी की आवाज सुनाई थी, जो कि नर्स की गोद में थी। अले अले बेटा, चुप हो जा। कितनी रोई जा रही है? इसकी माँ कब उठेगी? मेरी बेटी नैना, आजा। कहाँ है? मेरी बेटी को मुझे दो। मैं यहाँ कैसे आई? ये दर्द कैसा हो रहा है? आजा नैना। नर्स, इसे मुझे दीजिए। चादर से ढके लेटे हुए शिल्पा के हाथ अंदर थे। वो जैसे ही अपनी बाजुओं को उठाती है तो देखती है कि उसके दोनों हाथ कोहनी तक कटे हुए हैं, जिन पर पट्टियां बंधी हुई है। और अपने हाथों की ऐसी दशा देखकर वो रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया मेरे साथ? कहाँ है मेरे हाथ? क्यों काट दिया? अब मैं अपनी छोटी सी बच्ची को खाना कैसे खिलाऊंगी? उसे स्कूल के लिए तैयार कैसे करूंगी? उसका तो पेट पालने वाली भी मैं ही हूँ। मैं काम कैसे करूंगी? माँ, माँ क्या हुआ? माँ पास जाना है। अरे अरे, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर, डॉक्टर इन्हें देखिए। अरे काम डाउन काम डाउन, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। आपके एक एक्सीडेंट के कारण ही हमें आपके हाथ काटने पड़े, क्योंकि अगर नहीं काटते तो इससे आपकी बाकी की बॉडी भी खतरे में आ जाती। क्यों क्यों डॉक्टर साहब? लेकिन मेरे हाथ ही क्यों काट दिए? मैं अपनी बच्ची को कैसे संभालूंगी? सिस्टर बच्चे को गोद में लेटा दो, इतना तो वो ले ही सकती है। तभी शिल्पा की गोद में सिस्टर उसकी बेटी को बिठा देती है। तब वो शांत हो जाती है, अपनी बेटी से बात करती है। माँ, मुझे खाना खिलाओ ना माँ, रोज की तरह अपने हाथ से। लो ना माँ, चावल खिलाओ। हाँ बेटी। शिल्पा कटे हुए अपने दोनों हाथों से चम्मच उठाने की कोशिश करती है, मगर बार बार नाकाम हो जाती है, जिससे सारा खाना जमीन पर फैल जाता है। और वो रोते हुए कहती है, मैं कितनी बेबस अभागन माँ हूँ कि अपनी छोटी सी बच्ची को खाना भी नहीं खिला सकती। क्यों भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे दोनों हाथ मुझसे क्यों छीन लिए? कैसे पालूंगी मैं अपनी बच्ची को? माँ खाना तो गिर गया। अरे ये क्या, आपने खाना गिरा दिया? मैं खिला दूंगी इसको। बेटा इधर आओ। तभी नर्स उसकी बेटी को खाना खिलाती है। कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है, लेकिन फिर अपने कटे हुए हाथों के साथ वो हॉस्पिटल से बाहर जाती है, जहाँ उसकी छोटी सी बच्ची ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा और पीछे पीछे चलते हुए बहुत रो रही होती है। और सिग्नल पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ लोग उसके पास पैसे फेंक कर जाने लगते हैं। तभी एक लड़का स्कूटी रोककर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कितनी बेबस औरत है यार, इतनी छोटी सी बच्ची भी है। श्रद्धा, इसे 2-4 चिल्लर दे दो, इसकी बेटी खाना तो खा ले। जी जी, इतने में क्या होगा पर इनका? अरे मेरे जैसे लोग इस बेचारी के कटे हुए हाथ देखकर इसे 1 रुपए भी देंगे ना, तो 500-1000 रुपए तो आराम से बना लेगी। ये भिखारी ना बड़े तेज होते हैं। तभी वो दोनों उन पर पैसे फेंक कर चले जाते हैं। इस तरह से 1-2 लोग और आकर शिल्पा के कटे हुए हाथ और उसकी छोटी सी बच्ची देखकर पैसे दे देते हैं। इसके बाद उसे किराए के घर से भी निकाल दिया जाता है और अब वो सड़क पर ही रह रही होती है और अपनी बेटी के साथ इधर उधर जाकर भीख मांग रही होती है। और हर रात खाली पाइप के अंदर बिताया करती है। एक सुबह को फिर से सिग्नल पर जाकर वो कटे हुए हाथों से भीख मांगती है। अरे भाई साहब, थोड़े पैसे दे दीजिए। यार भिखारी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे माता जी, थोड़े पैसे दे दीजिए मेरी बेटी के लिए। मैं किसी काम की नहीं रही, हाथ कटे हैं, मुझे उसको खाना खिलाना है। मेरी मदद कर दीजिए। अरे हट हट हट। शिल्पा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, तो वो 10 रुपए का नोट उसके पास छोड़कर चली जाती है, जिससे वो अपनी बेटी को एक ठेले से छोले कुलचे खिला देती है और खुद कचरे में से खाना ढूंढकर खाती है। इस तरह भीख मांगते मांगते वो 15 साल गुजार देती है और भीख से पैसे जोड़ जोड़कर अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती है। जिसके बाद नैना एक अच्छी नौकरी करके किराए का कमरा ले लेती है और अपनी माँ के साथ वहाँ रहने लगती है। पर बदलते वक्त के साथ उसे पैसों का घमंड हो जाता है। फिर वो मॉडल बनकर रहने लगती है। एक दिन उसकी सहेलियां उसकी माँ से मिलने के लिए अचानक घर पहुंचती है, तो अमीर सहेलियां कहती है, ओह यार, हम तो तुझे यहाँ सरप्राइज देने आए थे, पर खुद ही सरप्राइज हो गए। तेरी मॉम के दोनों हाथ कटे हुए हैं। इसकी मम्मी लंगड़ी लुली है। तू हमारे सामने तो बहुत शो ऑफ करती है, अमीर बनती है, पर यहाँ देखो इसका घर और मम्मी कैसी है। इसे हमारे ग्रुप में शामिल होने का कोई हक नहीं है। प्लीज यार, ऐसा मत बोलो। तुम मुझे अपने ग्रुप से अलग मत करो। नहीं नहीं, तू हमारे साथ नहीं रहेगी। तभी उसकी दोनों अमीर सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर चली जाती हैं, जिससे नैना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और अपनी माँ से वो कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। उन्होंने मेरी खिल्ली उड़ाई और मुझसे दोस्ती तोड़ दी। आपके कटे हुए हाथों की वजह से मेरी इज्जत नहीं रही। आपकी असली औकात यही है कि आप सड़क पर भीख मांगती थी और अब भी वही करेंगी। मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर अपनी माँ को अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद रोती हुई पूरी शिल्पा अपना खाना खाने के लिए इधर उधर भटकते रहती है। फिर कचरे में से खाना निकाल कर खाती है और सिग्नल पर भीख मांगती है। मैंने अपनी जिस बेटी को इतना पाला पोसा बड़ा किया, उसे पढ़ाया, उसने ही मुझे पराया कर दिया। लेकिन ये सड़क तो मुझे कभी पराया नहीं कर सकती। आखिर यही मैंने नैना को पाला था और मुझे सहारा दिया। यही भिखारन बनी थी, आज उसी जगह वापस आ गई। पैसे दे दो भाई साहब, कुछ दे दो खाने के लिए। बहुत भूख लग गई है और ठंड लग रही है। बहुत देर गिड़गिड़ाने पर लोग उसे एक चादर और जूठा खाना देते हैं, जिसके बाद वो फुटपाथ पर सो जाती है और अपने दिन ऐसे ही बिताने लगती है। और अक्सर वो अपनी बेटी को देखकर चली जाया करती थी। 4 दिन बाद उसकी बेटी का स्कूटी से गिरकर एक्सीडेंट हो जाता है। शिल्पा फुटपाथ पर थी तो देख लेती है और कहती है, अरे नैना, मेरी बेटी क्या हुआ इसे? अरे कोई उठाओ मेरी बेटी को प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे ले चलिए। आंटी मैं ले चलता हूँ, मेरी कार में बैठ जाइए। तभी एक भला लड़का अपनी कार में दोनों को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर नैना की चोट पर पट्टी कर देता है। साथ ही नैना के एक हाथ में पट्टी बंधी होती है। तभी शिल्पा कहती है, बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे।
अरे आंटी जी, मेरा फर्ज था, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। तभी राहुल खाने पीने का सामान उन्हें दे जाता है। 32 घंटे नैना बेहोश रहती है और शिल्पा एक बार भी अपनी बेटी की तरफ से पलके नहीं झपकाती। तभी वो होश में आती है। माँ, मैं यहाँ कैसे, और आप क्यों आई है मेरे पास? जाओ। ऐसे मत बोल बेटा, तो ठीक नहीं है। तबीयत कैसी है तेरी अब? तभी नर्स आकर कहती है, आप अपनी माँ को ऐसे क्यों कह रही हैं? बड़ी किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाली माँ मिली है। 32 घंटों से इन्होंने कुछ नहीं खाया, ना एक पलक झपकाई, सिर्फ तुम्हारी चिंता करती रही और भगवान से प्रार्थना। सच में माँ, और मैंने ना जाने आपको क्या क्या कहा। बचपन से आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं बेटा, पैसों की घमंड सबको ले डूबता है और तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, तो भूल जा सारी बात। अब तो मेरे साथ रहेगी ना? हाँ माँ। इस तरह से नैना अपनी माँ को घर वापस ले आती है और ठीक होने के बाद अपनी माँ को अपने साथ खाना खिलाती है, उनका ख्याल रखती है और चूटी बनाती है। इस तरह माँ बेटी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुसुम के 4 बेटे थे। उसने अपने दोनों बड़े बेटे रमन और अमन की शादी मध्यम वर्ग के परिवार की अंजलि और आंचल से कर दी थी, जो कि घर के काम करने में सर्वगुण संपन्न थी। दोनों ने आकर घर गृहस्थी के हर काम को संभाल लिया था। एक शाम सास स्वेटर बुनते हुए कहती है, अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा स्वेटर बनाया है। अब इसे संभाल कर रख लो, जब तुम्हारे बच्चे आएंगे तो इन्हें पहना देना। अरे माँ जी, मुझे तो ये सारे काम पहले से याद है। देखिए, ये गला सही बना है ना? अरे दीदी, मैंने कहा ना, आपने मुझसे भी ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाया है, मेरा तो खराब हो गया। अरे तू भी करते करते सीख जाएगी। वैसे तुम दोनों सारे काम में खूब अच्छी हो, पर तुझे स्वेटर बुनना क्यों नहीं आता अंचल बहू? अरे माँ जी, मुझे आता था, बीच में स्वेटर बनाना छोड़ दिया तो फंदे डालना भूल गई। कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी। वैसे बहुओं, आजकल मैं अमन और रमन से बात ही नहीं कर पाती, सो जाती हूँ ना। उनके फैक्ट्री का काम कैसे चल रहा है? अरे माँ जी, दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। चलो अच्छा है, तुम्हारी गृहस्थी बस गई। अब मैं समीर और साहिल की भी शादी करवाने की सोचती हूँ। बहुत नौकरी कर ली शहर में इन्होंने। हाँ माँ जी, करवाइए। जरा हम दोनों भी जेठानी बनकर अपनी दोनों देवरानियों का स्वागत करेंगे। इस तरह सास बहू खट्टी मीठी गपशप करती हैं। कुछ समय बाद दोनों एक साथ गर्भवती होती हैं। अंजलि पोते को जन्म देती है और आंचल पोती को जन्म देती है। तभी कुसुम के दोनों बेटे समीर और साहिल शहर से लौटते हैं। अपनी माँ के पैर छूते हैं। तभी उनकी भाभी खाना परोसती है और कुसुम कहती है, अब तो तुम चाचू भी बन गए हो। शादी करनी है या नहीं? अब कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, हम दोनों ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं, हम दोनों ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली और वो बहुत अमीर घर की है। अच्छा, लड़की आज्ञाकारी तो है ना? और जानते हो तुम, हम थोड़े गरीब से हैं, तो शादी करने के लिए तैयार हो गई। माँ, आपके दोनों बेटे थोड़े मिडिल क्लास हैं, पर हम दोनों भाई बाहर की MNC कंपनी में काम करते हैं। हमारे पैसे देकर अमीर लड़कियां भी हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। क्यों छोटे? हाँ माँ। इसका मतलब हम दोनों जेठानी नाचेंगी गाएंगी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं। तभी चारों नाचने लगते हैं। कुछ ही दिनों में समीर और साहिल की शादी उसकी पसंद की अमीर और घमंडी लड़की सौम्या और शिवानी से हो जाती है। तभी गृह प्रवेश के समय कुसुम उन्हें आलते में पैर रखने को कहती है। वो बहुएं कहती हैं, ओहो माँ जी, ये क्या है? ब्लड जैसा, इसमें पैर रखेंगे तो हमारे पैर गंदे हो जाएंगे। लाल लाल जैसे, ये करना जरूरी है क्या? हाँ सासू माँ, ये बहुत अजीब सा है, हमें सब नहीं करना। अरे बहू, ऐसा नहीं कहते, ये तो रस्म होती है। और अगर तुम इसमें पैर रखकर आगे बढ़ोगी, इसका मतलब है लक्ष्मी सुख शांति लेकर घर में आ रही। ऐसे नहीं बोलते, पैर गंदे नहीं होते, वो रंग तो छूट जाता है। हाँ शिवानी, सौम्या, मैंने भी किया था, तुम भी करके देखो। ओह गॉश, ये तो करवा कर ही मानेंगे। जल्दी कीजिए, हम दोनों बहुत टायर्ड हो गए, हमें सोना भी है। बाय द वे, ये है कौन? ये बड़ी जेठानी जी है, उसके बाद मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। ओहो, ये गरीब घर से आई है, इनके चेहरे पर साफ झलकता है। अरे ऐसे मत कहो सौम्या। तभी दोनों घमंडी बहुएं आलते की थाली में पैर रखकर घर में अपनी छाप छोड़ देती हैं। मुंह बनाकर पैर धोकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन अधिकतर काम दोनों जेठानियां कर लेती हैं। तभी सास कुसुम दोनों छोटी बहुओं से कहती है, अरे सौम्या शिवानी बेटा, अपनी पहली रसोई की रस्म करो और खाने में कुछ बना दो। अरे ये क्या है आपका? जब से आए हैं ये रस्म वो रस्म, ये रस्म वो रस्म। हम क्या नौकरानी हैं? इतने बड़े घर की बेटियां आए, इतना दहेज लाए और आप यहाँ हमसे चपरासी बावर्ची का काम कराना चाहती हैं? अरे नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। वैसे भी सारा काम तो दोनों बड़ी बहू ने कर ही दिया। मैं तुम्हें पहली रसोई की रस्म करने को कह रही थी। ओह प्लीज सासू माँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर रस्म। ठीक है, मत करो। वैसे तुम दोनों को सिलाई कढ़ाई बुनाई आती होगी। व्हाट 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 व्हाट? सिलाई कढ़ाई मराई मलाई कलाई, ये क्या होता है? रहने दो, तुम्हारी बातों से साफ पता चल गया मुझे कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अमीर घर में रही हो तो ये सब कौन सिखाएगा? अगर ऐसा ही था तो आपकी बेटों ने हमें पसंद क्यों किया? शादी की हमसे, या ये सब काम करवाने के लिए आए हैं हम? चलो कोई नहीं, तुम जाकर आराम करो। पता नहीं मेरे बेटे कैसे घमंडी बहू लाए, एक सुई बराबर काम नहीं आता, बस बाप के पैसों पर उड़कर बड़ी हो गई हैं। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं कमरे में चली जाती हैं। वहीं दोनों घमंडी देवरानियां घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। जो भी चाहिए होता था वो जेठानी पर हुक्म चलाकर मांगती थी और वो कर भी दिया करती थी। अब ये सब उनका ज्यादा ही हो रहा था। यही सब वो सास के साथ करती थी। एक शाम दोनों बड़े भाई अपनी फैक्ट्री से पैदल घर जा रहे थे कि दोनों छोटे भाई नशे की धुत में उन्हें अपनी कार में बिठा लेते हैं। तभी रमन कहता है, अरे गाड़ी रोको, तुम नशे की हालत में कार क्यों चला रहे हो? अरे चिल भैया, कुछ नहीं होता, मैं चला लूंगा।
रमन और अमन दोनों को बहुत रोकते हैं। इतने में एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है, जिसमें कार का इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है कि चारों की उसी क्षण मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर सुनकर परिवार वाले गहरे सदमे में आ जाते हैं। कुसुम की आंखें तो रो रो कर सूज गई थी। भगवान, ये तूने क्या किया? एक ही बार में तूने मेरी गोद सुनी कर दी, मेरे चारों बेटों को मुझसे छीन लिया। मेरी बहुओं का क्या होगा? चारों बहुएं अपने अपने सदमे में थी। थोड़ा वक्त गुजरता है कि दोनों घमंडी देवरानियां बिना लिहाज के कहती हैं, अरे वाह, बड़ी जेठानी जी, जरा मुझे चाट पापड़ी बनाकर दीजिए, और मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है तो वो बना दीजिए। सौम्या, मैं अभी शिबू को खाना खिला रही हूँ, क्या तुम ये काम खुद नहीं कर सकती? और तुम्हारा चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है? हमारे पतियों को गए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अरे तो क्या मैं अपने शौक रोक लूँ? मेरा जो मन कर रहा है मैं वही करूंगी। अब आप बनाकर लाएंगी या नहीं? हम दोनों बड़ी हैं, हमेशा हम ही काम करती हैं, हमारा बच्चा भी है, उन्हें भी देखना है। क्या तुम दोनों से इतना काम भी नहीं होता? हम अमीर घर से आए हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? चलिए इस घर से निकल जाइए। हाँ हाँ निकलिए, जब काम नहीं करना तो यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी के पैसों से ये घर चल रहा है। तभी दोनों घमंडी देवरानी और जेठानियों का हाथ पकड़कर उनके बच्चे समेत उन्हें घर से बेघर कर देती है। तभी कुसुम कहती है, अरे सौम्या बहू, शिवानी बहू, ये तुम क्या कर रही हो? बच्चे हैं उन दोनों के, मत करो ऐसा। ओ बुढ़िया सासू माँ, शांति से रहो, इस घर पर हमारा कब्जा है। अगर हम दोनों के घर से पैसे आना बंद हो गए तो दवाई कैसे चलेगी आपकी? और खाओगी क्या? बहुओं की कड़वी बात सुनकर उस दिन से कुसुम उनकी हर अत्याचार, हर बात सहती गई। वहीं दूसरी ओर दोनों बहुओं ने अपने बच्चे के साथ इस पार के पाइप के अंदर अपना बसेरा बना लिया था, जहाँ दोनों अपने बच्चे के साथ रहती थी। पता नहीं माँ जी वहाँ किस हालत में होंगी। दोनों की आंखों पर घमंड की ऐसी पट्टी पड़ी है कि उन्हें रिश्ते भी लिहाज करने नहीं आते। मुझे तो दीदी जब से ही माँ जी की फिक्र हो रही है। तभी सास रोती हुई ढूंढती हुई उनके पास आकर गले लग जाती है। बहू, तुम यहाँ हो, जानती हो 3 महीनों से उन्होंने मुझे कितना अत्याचार किया है, और तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मुझे भी घर से निकाल दिया। बस माँ जी, अब बहुत हुआ, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि अमीर होने के बाद भी उन्होंने ऐसी हरकत की? अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। तभी दोनों तीनों पुलिस स्टेशन जाकर अपनी घमंडी देवरानियों की एक FIR दर्ज करती है। फिर पुलिस उन तीनों को उनके घर वापस दिलाती है, साथ ही दोनों को अरेस्ट करते हैं। तभी डर के मारे दोनों कहती हैं, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी आंखें खुल गई हैं। हाँ माँ जी, जाने अनजाने हमने आप तीनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब पैसों की पट्टी हमारी आंखों से उतर गई है। हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ एक आखिरी मौका। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए।